लोग खाने में मिलावट कर रहे हैं, उस थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकताएं हैं, या दंगा रोधी कानून बना रहे हैं, धर्मांतरण रोधी कानून बना रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती होती है मतलब लोगों का प्रबंधन करना, पार्किंग इत्यादि है, ट्रैफिक है, अन्य सुविधाएं हैं, किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड जो है एक यंग राज्य है, इसे बने हुए महज 25 साल हुए हैं और इसने करीबन 12 मुख्यमंत्री जो हैं पिछले 25 साल में देखे हैं। उनमें से एक मुख्यमंत्री जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी सर हैं, जिन्हें 4 साल हो गए हैं अपने दफ्तर में काबिज हुए। सर, सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि आपने 4 साल कंप्लीट कर लिए। और पुष्कर सिंह धामी साहब जो हैं ये एबीपी के साथ भी जुड़े रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ भी और साथ में बीजेपी के साथ भी। सर, सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि हम इस वक्त जिम कॉर्बेट पार्क में हैं। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो बताया जाता है इंडिया का। यहाँ पर तकरीबन 260 के आसपास टाइगर्स हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, हम आपके साथ सफारी पर जा रहे हैं। आप ये बताइए, आप यहाँ पर कुछ वृक्ष लगाने वाले हैं, ये ख्याल कैसे आया? पेड़ सेवा हाँ, आज यहाँ करेंगे। और देखिए, ये चूंकि हमारे जो जंगली वाइल्ड लाइफ है वो कई बार अपने जब उनको इसके अंदर अपनी फॉरेस्ट के अंदर उनको जो है उनकी खाद्य चीजें नहीं मिल पाती हैं तो बाहर आती हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता है और वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए पिछले दिनों पर्यावरण दिवस पर मैंने वन विभाग के सभी अधिकारियों से कहा था कि आप ऐसी कार्य योजना बनाइए कि जिससे कि हर डिवीजन में कम से कम 1000 फलदार पेड़ लगाए जाएं। उनको वहीं पर अपना खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो बाहर नहीं आएंगे। और इनकी सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, ये बहुत बड़ा पुण्य होगा और वन विभाग हमारा इसका सारथी बनेगा इस पुण्य काम का। और उसकी आज विधिवत रूप से एक यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और ये टाइगर रिजर्व हमारा कॉर्बेट, ये अपने आप में पूरा विश्व के अंदर बहुत इसकी प्रसिद्धि है। टाइगर बड़ी संख्या में यहाँ पर है और ये हमारे राज्य के पर्यटन का भी बहुत बड़ा आधार है। लोग आते हैं, इसलिए ये सुरक्षित भी रहना चाहिए, इसका संरक्षण भी होना चाहिए और संवर्धन भी होना चाहिए। सर, जैसे बताया जाता है कि 70% जंगल है उत्तराखंड में, और लेकिन ये भी लोगों के जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि जैसे जंगल टूरिज्म के नाम पे काटे जा रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर काटे जा रहे हैं, पहाड़ जो हैं वो काटे जा रहे हैं। किस तरह से आप इन्हें प्रिजर्व कर रहे हैं? ये धरोहर है हमारी। देखिए, हमने जो अपना विकास का मॉडल बनाया है वो इकोनॉमी और इकोलॉजी, मैंने पढ़ा, और साथ में टेक्नोलॉजी, ये तीनों का समावेश हो। और इकोलॉजी पर हमारा विशेष ध्यान है। हम पूरे भारत में और मैं कहूँ दुनिया में भी हम पहले ऐसे राज्य हैं जहां हमने जीईपी लागू किया है, जीडीपी की तर्ज पर जीईपी लागू किया है कि हम एनवायरमेंट और पर्यावरण में अपना कितना योगदान कर रहे हैं, हमारी क्या भूमिका है, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, उसका भी हमने जो है यहाँ पर मापक एक सूचकांक प्रारंभ किया है, जो हमारी जो विकास के मॉडल हैं, काम करने के तरीके हैं, उसमें एक संतुलन बना रहे। और ये पर्यावरण हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से सब कुछ सुरक्षित रहेगा, ये ऐसा हमारा मानना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे विश्व के लिए आज काम हो रहा है, भारत दुनिया को संदेश दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ अभी 70% से ज्यादा फॉरेस्ट है, यहाँ नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है पूरा राज्य, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, पर्वतों से पर्वतराज यहाँ पर हैं। तो हमको तो विशेष सभी के लिए जो है चिंता करनी है। बिल्कुल। सर, सावन का पावन महीना है, अभी कांवड़ यात्रा भी जो है वो शुरू हो रही है, उसे लेकर भी सुर्खियों में जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से शॉपकीपर्स को टारगेट किया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या एक थॉट प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा समझाएं। किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, पिछले दिनों में कुछ इस प्रकार की बातें सामने आई थी कि लोग खाने में मिलावट कर रहे हैं,
उस थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकताएं हैं उनको जो है यहाँ पर ला रहे हैं, तो हमने उसके खिलाफ तब भी ठोस कार्रवाई की थी, कठोर कार्रवाई हम कर रहे हैं, क्योंकि देवभूमि के प्रति लोगों का मन में एक आस्था है, श्रद्धा है। और जो कांवड़ यात्रा है वो बहुत बड़ी यात्रा होती है। कांवड़ मेला लगभग 4 करोड़ से अधिक शिव भक्त कांवड़िए पूरे देश भर से यहाँ आते हैं। उनका केंद्र बिंदु हरिद्वार बन जाता है, ऋषिकेश बन जाता है, आसपास का कुंभ क्षेत्र हमारा, जहाँ से माँ गंगा का जल लेकर अपने स्थानों को जाते हैं। ऐसे में जो खाद्य सामग्री हैं, अन्य दुकानें हैं, उनमें कोई भी जो है मिलावट ना हो, किसी प्रकार की अशुद्धता ना हो, शुद्ध उनको भोजन मिलना चाहिए। यहाँ का परिवेश उनके मन में आना चाहिए कि अब देवभूमि में जा रहे हैं तो हमको अपनी मर्जी का अपने अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा परिवेश मिलेगा। तो उसी के लिए जो है हमने कहा कि भाई सब लोग अपनी अपनी कम से कम जो है एक आईडी लगाइए, पहचान बनाए, पहचान पत्र वगैरह, और साथ में जो है फूड लाइसेंस वगैरह उनका होना चाहिए, जिससे कि लोग निश्चिंत होकर जो है अपना यात्रा कर सकें। सर, आपको धर्मरक्षक धामी कहा जाता है, थाकड़ धामी कहा जाता है, ये भी बोला जाता है कि आप हिंदू आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के नाम पर जो है वो माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं। क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं देवभूमि उत्तराखंड का सेवक हूँ, और देवभूमि उत्तराखंड में आपने देखा होगा आपस में लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। आपको लगता है? आप भी देखते हैं, कोई आपस में किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं है, कटुता नहीं है, सब प्रेम पूर्वक रहने वाले लोग हैं। हाँ, ये जरूर है कि देवभूमि के प्रति पूरे देवभूमि के लोगों के साथ साथ पूरे भारत, पूरे विश्व के लोगों का एक अलग प्रकार का विचार है। उनके मन में यहाँ के लिए आस्था है, श्रद्धा है, और यहाँ का नाम लेते ही लोगों के भाव बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो वो आस्था श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। ये देवभूमि के मुख्य सेवक के रूप में मेरा ही नहीं, पूरे देवभूमि वासियों का संकल्प है। और उसको बनाने के लिए अगर कहीं पर अतिक्रमण हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, या हम समान नागरिक संहिता लागू कर रहे हैं, तो हम या दंगा रोधी कानून बना रहे हैं, धर्मांतरण रोधी कानून बना रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो ये किसी को टारगेट करने जैसी चीज नहीं है। आप ही बताइए कि कभी भी क्या कहीं पर अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर करना, अवैध कब्जे करना, उन पर कुछ भी बना देना, जमीन कब्जाना एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारी बहनें, छोटी बच्चियों के साथ उनको बहलाकर, फुसलाकर, झूठ बोलकर उनके साथ धोखा करना, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना, क्या इसको रोका नहीं जाना चाहिए? रोका जाना चाहिए ना। तो वो काम हम कर रहे हैं, तो वो किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। और यहाँ कानून सम्मत जो भी चीजें होती है वो की जाती है, व्यवस्था बनाने का काम है। सर, मज़ारें जैसे तोड़ी जा रही हैं, जैसे कुछ आंकड़े मुझे मिले थे कि 500 के आसपास मज़ारें तोड़ी गई हैं, मदरसे भी तोड़े गए हैं। लैंड इंक्रोचमेंट जैसे आप बात कर रहे थे कि 6,500 के आसपास जो लैंड है उसे इंक्रोच किया गया था, तो ये कार्रवाई क्या अभी आगे भी चलती रहेगी? देखिए, ये जो सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण है, उसको हमने हटाने का जो एक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, वो चल रहा है। 6,500 एकड़ जमीन अभी तक अतिक्रमण से मुक्त हो गई है, और ये अभियान हमारा आगे भी चलने वाला है। ये अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है, और ये देवभूमि के अनुरूप भी नहीं है। व्यवस्था को मानने वाले लोग स्वतः ही इसको हटा लें, और नहीं हटाएंगे तो फिर कानून से शासन अपनी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। सर, उत्तराखंड को 4 धाम यात्रा के लिए जाना जाता है। 4 धाम यात्रा को लेकर बहुत लोग, श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन ये भी बोला जाता है कि उसके कारण प्रेशर पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। आप क्राउड कंट्रोल कुछ मैकेनिज्म अपना रहे हैं ताकि ज्यादा पहाड़ों के ऊपर भी जो है बोझ ना पड़े? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे प्रमुख देव स्थान हैं, 4 धाम हैं, अन्य स्थान हैं। अभी यहाँ कैंची धाम को ही आप ले लीजिए, तो जहाँ यहाँ से हमारे से कुछ ही दूरी पर है। ये इनकी एक बियरिंग कैपेसिटी है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है, जो हमारे ये धाम हैं, इनकी कैरी कैपेसिटी जितनी हो सकती है अधिकतम वो हो, उसके आसपास के स्थान भी और डेवलप। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती तो है ही है,
क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष चार धाम यात्रा है, हमारी अन्य यात्राएं हैं, अन्य धार्मिक पर्व हैं, पर्यटन का हमारा जब पूरे वर्ष भर पर्यटन भी चलता है अलग अलग प्रकार का। तो सब मिला के हमको राज्य की जितनी हमारी जनसंख्या है उससे 7-8 गुना ज्यादा लोगों की व्यवस्था यहाँ करनी पड़ती है। उसका नियोजन करना पड़ता है। वो हमारे लिए बड़ी चुनौती होती है। मतलब लोगों का प्रबंधन करना, पार्किंग इत्यादि है, ट्रैफिक है, अन्य सुविधाएं हैं, आवास है, सभी का प्रबंध करना है। तो हम इसीलिए आगे चलकर हम अगले 25 सालों का एक रोड मैप लेकर काम कर रहे हैं। अभी हमारा राज्य 25वें वर्ष में, ये 25वां साल है राज्य की स्थापना का, और 25वें साल में हम 25वां साल पूरा कर रहे हैं। रजत जयंती वर्ष है, तो निश्चित रूप से हमको आने वाले समय की 25 सालों की योजना पर काम कर रहे हैं। और अगले 10 सालों का हमने एक, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। देखिए आने वाले 10 साल उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का नाम आएगा। उसको धरातल पर उतारने के लिए व्यवहारिक रूप से सारी चीजें ठीक प्रकार से नियोजित हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, आप ये जो टफ कानून है, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे यूसीसी कानून है, आप लेकर आए, कितना डिफिकल्ट था इन्हें इम्प्लीमेंट करना? देखिए यूसीसी कानून चूंकि भारत में पहली बार और हम उत्तराखंड पहला राज्य है, और ये चैलेंज तो था ही, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जब उत्तराखंड की जनता के सामने हमने जब अपना संकल्प रखा, तो उत्तराखंड की जनता ने भी हमको इसके लिए मैंडेट किया। और हमको पहली बार उत्तराखंड में एक परिपाटी थी, एक मिथक था कि हर बार सरकार बदल जाती है। तो पहली बार उत्तराखंड की जनता ने लगातार एक इतिहास बना दिया, एक हम लोगों को एक काम करने का अवसर दिया। तो उत्तराखंड की जनता ने बहुत बड़ा काम किया, और हमने जो भी किया भारत के संविधान के अनुरूप किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान पहले से ही किया गया है कि राज्य इसको लागू कर सकते हैं। और अब तो देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकल गई है, और पूरे देश के लोग इसका लाभ लेंगे, आने वाले अन्य राज्य भी इसका लाभ लेंगे। और नकल की बात जहाँ आपने करी है, नकल राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या रही है, बहुत बड़ी समस्या। इससे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को बहुत बड़ा आघात पहुंचता था। उनके माता पिता का बड़ा विश्वास टूटता था, जो अपने बहुत सीमित संसाधनों में भी उसको और कम करके अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते थे, लिखाते, उनकी तैयारियां करवाते थे। लेकिन जब परीक्षाओं के रिजल्ट आते थे तो चयन उनका नहीं होता था। चयन होता था जो नकल माफियाओं से साठगांठ करते थे, पेन ड्राइव से नकल करते थे, पर्चा लीक करते थे, भ्रष्टाचार में शामिल होते थे। तो ये बहुत हमारे युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, आने वाले कर्णधारों के लिए बहुत ही जो है ना, बहुत जो है ये बड़ा कठिन उनके लिए हो रहा था। आत्मविश्वास लगातार उनका कम हो रहा था। हमने इसको लौटाने के लिए नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, और 100 से भी ज्यादा नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। और हम नकल का सख्त कानून लेकर आए। उसका परिणाम हुआ कि अभी तक 24,000 नियुक्तियां संपन्न हो चुकी, बहुत बढ़िया। और एक भी मामले में नकल का कोई प्रकरण सामने नहीं आया। और दूसरा, ये मैं आप कंपैरिजन आपसे पहली बार शेयर कर रहा हूँ कि राज्य बनने के 21 सालों में, राज्य बनने के 21 सालों में कुल नियुक्तियां हुई 16,000, और पिछले 24,000। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये हमारा काम अनवरत रूप से आगे भी चलने वाला है। आज सबका विश्वास लौटा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पूरे राज्य के अंदर जाता हूँ, उन परीक्षा में चयन होने वाले लोगों के माता पिता मिलते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल इसके कारण से हमारे बेटे बेटियों को चयन का अवसर मिला है, और जिनका चयन पिछले कई सालों से किसी एक परीक्षा में भी नहीं हो रहा था, अब उन्हीं का चयन 3-3, 4-4, और कुछ एक तो ऐसे हैं कि 5-5 परीक्षाओं में एक साथ उनको उनका चयन हो रहा है। टैलेंट है। हाँ, प्रतिभा क्षमता के साथ देखिए अब न्याय हो रहा है उनको।
सर एक क्वेश्चन ये भी है कि इंटरफेथ रिलेशनशिप्स को लेकर ये बोला जाता है कि लव जिहाद के तहत उन्हें क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। क्या उत्तराखंड के लिए लोग बोलते हैं, क्या ये इस बात के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मतलब कि जैसे जो लव जिहाद हो रहा है, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम अगर कोई जोड़ा है तो उनको भी टारगेट किया जाता है, जैसे कोई अगर लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है तो उसे लव जिहाद के तहत उन्हें झूठ बोलकर, अपनी पहचान छिपाकर, गुमराह करके, बहलाकर, फुसलाकर अगर छोटी बच्चियों का जीवन खराब कर रहे हैं तो वो किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनके जीवन को सेव करना, उनके भविष्य को सेव करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार के साथ साथ आम जनमानस भी उसमें शामिल है, उनकी भी यही मंशा रहती है, तो सोसाइटी चाहती है और हम उस पर सख्ती से काम कर रहे हैं। ये किसी भी कीमत पर इस पर हम समझौता नहीं कर सकते, किसी भी को स्वीकार नहीं कर सकते। सर कई इलाकों के नाम बदले जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या मंशा है? क्या लोगों के दिए गए सुझावों के ऊपर भी सरकार काम करती है? बिल्कुल, वो जो भी देखिए जगह जगह से लोगों के ऐसे प्रस्ताव आते हैं कि जहाँ पर लोग अपने देवी देवताओं के नाम पर या उस स्थान पर पहले जो रहा होगा, कुछ लोगों के जैसे प्रस्ताव आते हैं, जन भावनाओं के अनुरूप उस पर कार्रवाई होती है, उसका आकलन करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके बाद उस पर आगे बढ़ते हैं। सर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एक जो योजना स्टार्ट की थी, वाइब्रेंट विलेज की जो योजना थी, उत्तराखंड में भी कई जो सरहदी जिले हैं, जो सरहदी गांव हैं, वो घोस्ट टाउन्स बन गए थे। वो ऐसा ना हो, आप इस स्कीम को किस तरह से आगे ले जा रहे हैं? कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही राज्य के माणा गांव से, अरे वाह, माणा गांव चमोली जनपद का भारत चीन सीमा का गांव है और पहले इस गांव को अंतिम गांव कहा जाता था और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने माणा में ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये माणा गांव जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, ये भारत का पहला गांव। यस, आई रिमेम्बर, यस। और ऐसे जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं वो सारे के सारे गांव वो भारत के अब पहले गांव हैं। तो जहां वाइब्रेंट विलेज की योजना हमारे यहाँ पहले से ही भारत सरकार ने शुरुआत में नीति, माणा, मलारी और गुंजी ऐसे जो सीमांत गांव थे उनको वाइब्रेंट विलेज बनाया था, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ गई है। अब जो है वो संख्या हमारी लगभग 100 के आसपास पहुंच रही है और भी गांव उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उन गांवों को बसाने के लिए, उन गांवों में आधारभूत सुविधाएं बनाने के लिए बहुत प्राथमिकता से काम हो रहा है और हमारे भारत सरकार के मंत्री भी इस कार्यक्रम के तहत सीमांत गांवों में जा रहे हैं। उत्तरकाशी में 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय नेलांग और जादोंग गांव वो खाली करवा दिए गए थे। उन गांवों को फिर से बसाने की प्रक्रिया हो रही है और जो घोस्ट विलेज की आप बात कर रही हैं, अब घोस्ट विलेज को भी हर दृष्टि से वहाँ पर सुविधाएं हों, जो आवश्यकताएं उनकी, उन आवश्यकताओं को वहाँ पर बनाया जाए, तो धीरे धीरे काम हो रहा है। सर हम भी अब क्विकली एक रैपिड फायर फटाफट कर लेते हैं, फिर खत्म करेंगे। आप पहाड़ी, आपका फेवरेट पहाड़ी खाना क्या है? मैं देखिए भटकी चुड़कानी मेरा बहुत फेवरेट है। घर में बनाया हुआ खाते हैं? हाँ बिल्कुल घर में। और आप अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? ये मैंने कभी सोचा नहीं और मैंने कभी कुछ बनने के लिए कभी जीवन में काम नहीं किया। ये जरूर सोचा बचपन से कि मैं कुछ करूंगा। कुछ करने के लिए हमेशा मैं प्रयास करता हूँ। आप युवा नेता भी रहे हैं हमेशा से। और सर ये बात बताइए कि वायरल ट्रेंड जैसे इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, आप कभी देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कि चल क्या रहा है, कि मेरे बारे में क्या लिखा जा रहा है? नहीं, मैं लगातार उसमें देखते रहते हैं। सर तीर्थों का स्थल है आपका कौन सा फेवरेट है, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ? नहीं देखिए, हमारे सभी धाम, सभी देव स्थान बहुत आस्था श्रद्धा के धाम हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि सभी जगह पहुँचूं भी, सब जगह दर्शन भी करूँ और हमेशा मन में लालसा रहती है।
सर राहुल गांधी या केजरीवाल, कौन बीजेपी को ज्यादा टक्कर दे रहा है आपके 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 अनुसार? कहीं टक्कर में नहीं है कोई। सर लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी या एनवायरनमेंट? इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों ही होनी चाहिए, दोनों में संतुलन होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड जैसे कि आपकी एक विजन है 2025 के लिए, वो आप उसमें खरा उतरें। थैंक यू सो मच।